दोस्तों नमस्कार, इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक 12th क्लास की हिस्ट्री का है, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाता है। मगर सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास का चैप्टर है, बहुत प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना होता है और इसको बच्चे ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन में इसलिए रहते हैं जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखा गया है उस तरह से एक सीक्वेंस नहीं बन पाता जिससे कि बच्चे इसको ठीक ढंग से समझ पाएं। ठीक है, और इतिहास का प्राचीन होने के कारण उनको इसमें इंटरेस्ट भी कम आता है, मगर एग्जाम के अंदर सवाल जरूर आता है। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को बड़ी आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का सवाल छूटे ना और जो हमारे नंबर आने वाले हैं उनमें बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता को समझने को हम 3 तरीके से देखते हैं। सबसे पहले सिंधु। देखिए, जो ये सिंधु है, सिंधु एक नदी का नाम है। सिंधु एक नदी का नाम है और इस नदी के किनारे एक सभ्यता मिली। इस नदी के किनारे एक सभ्यता मिली। अब सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब है जीते जागते इंसान, उनकी परंपराएं, उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका जीवन मरण, उनके जीवन यापन के तरीके, इन सारी चीजों को मिलाकर बनती है एक सभ्यता। तो हमें ये सभ्यता मिली सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। पहली चीज क्लियर हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। दूसरी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वो हुई थी हड़प्पा में। वो हुई थी हड़प्पा में। अब ये हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरी बात यह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, इसको शुरू में माना गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पाई गई है। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और इसकी खोज होती रही, ये अलग अलग स्थानों पे पाई जाती रही, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता की बजाय हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा उचित माना गया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोस्ट सुटेबल नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे पर नहीं पाई गई है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के तमाम स्थानों पर इसके अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये बात हमें क्लियर कट हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है इसमें जानने की कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके खोज किसने की और कैसे हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 1819 में 1826 में ये पता चला चार्ल्स मैनन को कि इस स्थान पर कोई विशेष प्रकार की चीज है जिसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए, बट उसने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो फिर इसकी खोज कैसे हुई जब उसने ध्यान नहीं दिया? इसके बाद लगभग 100 साल बीत जाने पर 1921 में एएसआई के महानिदेशक थे कौन? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने देखा कि लोग उस जगह से ईंटें निकाल रहे हैं। किस जगह से?
हड़प्पा से ईंटें निकाल रहे हैं। हड़प्पा क्या है, एक स्थान का नाम है, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। वहां से लोग खोद खोद के ईंट निकाल रहे हैं और अपने मकान बना रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ जरूर है। तो इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने खोज शुरू की और फाइनली दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 की खोज में पहली बार पता चला कि भारत के अंदर एक महान सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक बात हुई। अब जो दूसरी बात ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को इतनी महान सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को इतनी महान सभ्यता क्यों कहा जाता है और इसका विस्तार इतना ज्यादा हमें क्यों देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दूसरी बात यह है कि ये प्रथम शहरी सभ्यता है। प्रथम शहरी सभ्यता है। अब प्रथम शहरी सभ्यता इसलिए क्योंकि उस मौके पर या उस वक्त में और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो इस तरह की सभ्यताओं में ये सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक, दूसरी बात ये है कि ये अपने आप में एक यूनिक थी क्योंकि इसकी जो संरचना थी वो बहुत यूनिक थी। इसको पहली शहरी सभ्यता, विकसित सभ्यता कहा जाता है। अब कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसका आकार देखिए, आकार या विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार या विस्तार। इसको हम ऐसे दिशाओं में बांट दें तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे। यह है हमारा उत्तर दिशा। उत्तर में ये जम्मू के कहां पाई जाती है, मांडा में। मांडा, इसका विस्तार जम्मू के मांडा तक। दक्षिण में इसका विस्तार, ये दक्षिण है, दक्षिण में इसका विस्तार कहां तक पाया जाता है, दैमाबाद तक। दैमाबाद, और ये दैमाबाद कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक, समझ रहे हो, महाराष्ट्र में पड़ता है। समझ आ रहा है ना। फिर जो, अब देखो तुम इस चीज को समझो, जो ये पश्चिम है, पश्चिम में बलूचिस्तान में पाई जाती है। बलूचिस्तान, अभी बलूचिस्तान कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। और दक्षिण में ये कहां पाई जाए, समझ रही हो ना तुम। दक्षिण में ये पाई जाती है, दक्षिण में कहां पाई जाती है, आलमगीरपुर, सॉरी पूर्व में आलमगीरपुर। और अभी आलमगीरपुर कहां है, मेरठ में। तो इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चारों दिशाओं में देखने को मिलता है। ये मेरठ है, ये महाराष्ट्र है, ये जम्मू है और ये पश्चिम में पाकिस्तान है। इसीलिए चारों दिशाओं में पाई गई, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक, अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन की, समाज की। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज का स्वरूप कैसा था, यहाँ पे समाज कैसे चलता था, समाज के तौर तरीके क्या थे, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, तो उनका जीवन यापन कैसे चल रहा था, उनके घर मकान कैसे थे, उनके व्यापार के तरीके क्या थे। ये सारी की सारी चीजें सामाजिक प्रणाली के अंदर आ जाती है। सामाजिक जीवन,
इनका सामाजिक जीवन कैसा था या समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का स्वरूप आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समाज का स्वरूप है वो मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि उस समाज के अंदर जो कुछ होता है, ठीक है, वो माताओं यानी औरतों के बिहाफ पे होता है। जो समाज है, समाज का हेड कौन है? औरतें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम जीते हैं, अब जो कुछ करेंगे हमारे पापा करेंगे, ठीक है, तुम्हारे पापा करेंगे, यानी कि सारी जिम्मेदारी मौजूदा समाज में जो है वो बाप की है, यानी पुरुष की है, समाज को चलाने की, समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी की, समाज में शादी विवाह से संबंधित जितने भी फैसले लेने हैं, घर मकान दुकान व्यवसाय करने के जो भी फैसले लेने हैं वो कौन करेगा? पुरुष करेगा। हर घर के अंदर पुरुष को पावरफुल माना जाता है आज के समाज में। उसी को समाज के अंदर बैठना होता है, लोगों से बात करनी होती है, कोई समस्याएं आ जाए, पंचायत करनी हो, ठीक है, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? आज के टाइम में पुरुष की है, ठीक। लेकिन उस वक्त में जो समाज का स्वरूप था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक, यानी कि माताएं, औरतें, लेडीज पूरे समाज का संचालन करती थी और पूरे समाज को वो कंट्रोल करती थी। समाज कैसे चलेगा, समाज की परंपरा क्या होगी, शादी विवाह के तरीके क्या होंगे, पंचायतें कैसे होंगी, ठीक है, उसका शासन प्रशासन कैसे चलेगा, वो कौन तय कर रहा था? औरतें तय कर रही थी। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो स्वरूप है समाज का वो मात्र सत्तात्मक है, ना कि पितृसत्तात्मक। आज के जमाने में जो समाज का स्वरूप है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। ये बात क्लियर आ जानी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, जो समाज का विभाजन था, ऐसा नहीं है समाज वहां पे विभाजित नहीं था, समाज का विभाजन सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में भी हमारा समाज विभाजित था, जैसे आज का समाज विभाजित। फॉर एग्जाम्पल आज का समाज, आज क्या होता है भाई? सबसे ऊंची कास्ट किसकी है? सबसे ऊंची कास्ट किसकी है? ब्राह्मण, सबसे ऊंची ब्राह्मण है। उसके बाद कौन है? क्षत्रिय है, क्षत्रिय। फिर कौन है? वैश्य है, वैश्य। फिर कौन है? शूद्र है। तो उस जमाने में भी समाज इसी तरह से बटा हुआ था। लेकिन ये बात अलग है, ये आज के जमाने में हिंदूज में सबसे ऊंची जात का कौन है? ब्राह्मण माना जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा से पैदा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? क्षत्रिय है, क्योंकि वो ब्रह्मा की जांघों से, उस भुजाओं से पैदा हुआ है, क्योंकि इसको लड़ना है। तीसरा कौन है? वैश्य है। वैश्य कौन है? जो खेती बाड़ी करेगा, काम धंधे करेगा, लोगों के पेट पालेगा, वो वैश्य है। तीसरा कौन है? शूद्र है, जो समाज की सबसे नीचे लेवल के काम करेगा, चाहे वो नाली साफ करना हो, गटर साफ करना हो, कूड़ा उठाना हो, गंदगी उठानी हो, या मरे हुए जानवर उठाना हो, वो इनका काम है। लेकिन उस दौर में भी समाज बटा हुआ था। उस दौर का जो समाज बटा हुआ था वो 4 सेक्शंस में बटा हुआ था। पहले नंबर पे कौन थे? पहले नंबर पे कौन थे? पहले नंबर थे विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग, विद्वान वर्ग का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ऊंचे लेवल पे जो बैठे हुए लोग थे वो विद्वान वर्ग थे, यानी पढ़े लिखे लोग, ठीक। जो पुजारी पंडित हुआ करते थे वे लोग, ठीक है। उनका काम क्या था? उनका काम था शासन व्यवस्था को संभालना, ठीक है, विद्या का दान प्रदान करना। दूसरे नंबर पे जो थे वो थे योद्धा लोग, योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग, इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इसका शासन प्रशासन था, उसको संभालना, उसकी रक्षा करना, उसको बनाए रखना, ठीक है, ये इनका काम था। तीसरा वर्ग कौन था? तीसरा वर्ग था
व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग। अब व्यापारी वर्ग का मतलब है जो व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, लेन देन करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जिससे पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से व्यापार करते थे, क्योंकि जो कुछ मोहरे अफगानिस्तान के अंदर मिली हैं, कुछ मोहरे ऐसी मिली हैं जो कि मिली हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से व्यापार करते थे, आयात निर्यात करते थे, लेन देन करते थे। अब जो चौथा वर्ग था, चौथा वर्ग इनका कौन सा था? श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग का मतलब होता है मजदूर वर्ग। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में जो हमारा समाज था 4 वर्गों में बैठा हुआ था। आज का समाज भी 4 वर्गों में बैठा हुआ है। एक को ब्राह्मण, दूसरे को क्षत्रिय, तीसरे को वैश्य और चौथे को शूद्र कहा जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पहला विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग का आप काम समझिए, पढ़ा लिखा वर्ग, ताकतवर वर्ग, समझदार वर्ग, जिसके अंदर ये वाली क्षमता है कि समाज को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ज्ञान परोसना है। दूसरा योद्धा वर्ग, कैसे लड़ना है, कैसे रक्षा करनी है। तीसरा व्यापारी वर्ग, कहाँ पे क्या खरीद करनी है, क्या बेचना है, कैसे मुनाफा कमाना है। और चौथा श्रमिक वर्ग, यानी व्यापारी लोगों के नीचे किस तरह से काम करना है। यहाँ पे भेदभाव होता है, ये जातिगत आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जातिगत आधार पर लोग बटे हुए नहीं थे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो अब हम ये तो समझ गए कि जो यहाँ का समाज था वो कैसा था और समाज का वर्गीकरण कैसा था। अब ये जानते हैं कि जो ये लोग थे इनका भोजन कैसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था। यही अपने जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से काम करते थे। सबसे पहली बात तो ये है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये शाकाहारी और मांसाहारी थे। यानी ये अपने जीवन को चलाने के लिए, पेट भरने के लिए शाकाहारी यानी सब्जी, फल फूल, दाल चावल, गेहूं, चना, मटर, जौ उगाते थे और उनको खाते थे, उनसे ये पेट भरते थे। दूसरी बात ये है कि अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जानवरों का शिकार भी करते थे। आ रहा ना समझ? जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और ये अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते थे? खेती करते थे। खेती करने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिले। ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, पहले भी पढ़ाया था, मेरी वीडियो भी है, ठीक है, उसमें तुम देख लेना। ये खेती करते थे, जौ उगाते थे, चावल उगाते थे, कुछ दाल उगाते थे जिसमें मटर और चना है। ठीक, ये जानते थे कि कृषि कैसे होती है और कृषि करके ये खाद्यान्न उत्पन्न करते थे और उससे अपना जीवन यापन चलाते थे। फिर मैंने बताया ये भेड़, भैंस, बकरी, सूअर पालते थे और उनका इस्तेमाल ना सिर्फ दूध के लिए करते थे बल्कि मांस खाने के लिए भी करते थे। ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है। वो सुनियोजित नगर प्रणाली है। सुनियोजित नगर प्रणाली। अब सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को सुनियोजित नगर प्रणाली क्यों कहा जाता है? देखिए, इसको सुनियोजित नगर प्रणाली कहा जाने के पीछे जो प्रमुख रीजन है, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले एक माया सभ्यता हुआ करती थी। आपने सुना होगा, एक शोर मचा था
कि 2012 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि आगे कैलेंडर ही नहीं है। ऐसी अफवाहें जो उड़ी थी वो दरअसल अफवाह नहीं थी, वो माया सभ्यता का कैलेंडर था जो 2012 में खत्म हो रहा था। इसीलिए लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि अब 2012 के बाद जिंदगी नहीं बचेगी, लेकिन हम 2025 में खड़े हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सुनियोजित प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो खुदाइयां हुई उन खुदाइयों में हमें पक्के मकानों के अवशेष मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो रहते थे, उनके जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के होते थे, यानी पक्के मकान होते थे। दूसरी बड़ी बात, मकान काफी बड़े बड़े होते थे। ऐसा नहीं है जैसे कि आज के छोटे छोटे घर होते हैं। हालांकि आज पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उस वक्त पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए मकान भी उनके बड़े रहते थे। दूसरी बात यह है कि वहां जो होती थी चौड़ी सड़कें होती थी। कैसी सड़कें? चौड़ी सड़कें होती थी। ठीक, जो एक दूसरे को इस तरह से काटती थी, यानी चौड़ी सड़कें होती थी। बोलो नहीं, आवाज नहीं, पढ़ा रहा हूं ना, ठीक से समझो। चौड़ी सड़कें होती थी, पक्की सड़कें होती थी, ठीक, और मकानों के दरवाजे जो होते थे वो गली, जैसे मान लो ये कोई घर है और ये घर है, ये गली है, ये घर है, ये गली है, तो आमतौर पे दरवाजा गली में खुलना चाहिए, लेकिन इनका दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था। यानी जो घर होते थे, घरों के दरवाजे गली में ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक, दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मकान में 5-5 कमरे होते थे। ठीक, बड़े बड़े स्नानागार होते थे, स्नानागार। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है, बच्चे सोचते हैं यार ये स्नानागार क्या है, और स्नानागार शब्द दिमाग में भी नहीं रहता। अरे तुम आज इस बच्चे को क्यों ले आई? ये बोले जा रही है, चुप रह जाओ बाबू, बोलो नहीं, गंदी बात है ना, पढ़ा रहा हूं मैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, चुप, बोलना नहीं। ठीक, तो बच्चे सोचते हैं स्नानागार क्या होता है। भैया स्नानागार का मतलब होता है, स्नानागार का मतलब क्या होता है? बाथरूम। ये याद रखना, बड़े बड़े बाथरूम होते थे। ठीक, बड़े बड़े कुएं होते थे, मैं लिख नहीं रहा हूं, याद रखना, बड़े बड़े कुएं होते थे। ठीक, बड़े बड़े शौचालय होते थे। अब ये समझ लो शौचालय तो छोटे ही ठीक लगते हैं, लेकिन उस वक्त बड़े शौचालय का मतलब क्या है? शौचालय तो मतलब जहाँ पे बंदा अपने आप को फ्रेश करता है, वो तो छोटा सा ही में काम चल जाएगा, लेकिन वो बड़ा एरिया होता था जिसमें आराम से वो रिलैक्स होके बैठ सकता था। इस तरह की चीजें होती थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट चीज ये है कि अंडरग्राउंड नालियां होती थी। अंडरग्राउंड नालियां होती थी। आज के वक्त में हम देखते हैं जरा सी बारिश पड़ी, नाली ओवरफ्लो कर गई, सड़क पे पानी आ गया, निकलना मुश्किल हो गया। कभी बाइक वाले गिर रहे हैं सड़कों पे, कभी स्कूल से जाते हुए लड़कियां बच्चे गिर रहे हैं सड़कों पे। लेकिन उस वक्त जो नालियां थी अंडरग्राउंड होती थी, और इतनी अंडरग्राउंड होती थी कि उसमें एक आदमी खड़ा होके आराम से चल सकता था, और इतनी चौड़ी होती थी, कम से कम 6 से 8 फीट चौड़ी, और ऊंचाई, हे बच्चे यार सुमाइला तुम इसको क्यों ले? ये समझ में ही नहीं आ रहा, बोले जा रही है। बैठो, नीचे बैठो। अंडरग्राउंड नालियां होती थी। तो इन तमाम कारणों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सुनियोजित नगर प्रणाली कहा जाता है। ठीक है,
तो हमने ये सारी चीजें समझ ली। अब हम ये समझते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर एक शवाधान प्रणाली थी। शवाधान प्रणाली। अब शवाधान प्रणाली का मतलब क्या होता है? देखिए, शवाधान प्रणाली का पहला मतलब तो ये है कि जब इंसान इस दुनिया में आया है तो उसे जाना होगा। यानी पूरी दुनिया में एकमात्र ये सच्चाई सभी धर्मों में है कि इंसान की मौत निश्चित है। आज आए कल आए, किसी भी प्रकार से आए, लेकिन मौत आएगी। तो जब उसको मौत आएगी यानी वो मरेगा, और जब मरेगा तो उसको किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं तो अंतिम संस्कार कह लें या दफनाना कह लें, वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो शवाधान का मतलब सामान्य तौर पर होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार का मतलब है किसी इंसान का आखिरी क्रियाकलाप जो वो खुद नहीं करता उसके लिए दूसरे करते हैं। यानी आदमी मर चुका है और मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना है, यानी आखिरी कार्य करना है। अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। जब आदमी मर जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां पर शवाधान प्रणाली मौजूद थी। और ये शवाधान प्रणाली जो थी यानी अंतिम संस्कार जो थे, 3 प्रकार के थे। ये बच्चे बाबू मान जाओ। जो शवाधान प्रणाली थी वो 3 प्रकार की थी। पहली थी पूर्ण शवाधान प्रणाली। पूर्ण शवाधान प्रणाली, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था जब आदमी मर जाते थे वहां पे, आदमी का मतलब स्त्री पुरुष दोनों या बच्चे भी, जब आदमी मर जाते थे वहां पे, तो जब उनको कब्रों में दफना दिया जाता था, कब्रों में दफनाना, जब उनको कब्रों में दफना दिया जाता था तो ऐसी प्रणाली को पूर्ण शवाधान प्रणाली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कब्रें मिली हैं, उन कब्रों से कब्रें 2 प्रकार की मिली हैं। कुछ कब्रें ऐसी हैं जिसमें कंकाल के साथ उनके आभूषण, हीरे मोती भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कुछ लोग अपने मर जाने के बाद अपने इस्तेमाल की जो महंगी चीजें होती थी अपने साथ दफनवाया करते थे। कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं जिसमें सिर्फ कंकाल मिले हैं, किसी प्रकार का कोई आभूषण नहीं मिला है। इससे ये पता चलता है कि उस समाज में भी गरीबी अमीरी थी, क्योंकि जिनके कब्रिस्तानों में या कब्रों में आभूषण मिले हैं वो अमीर रहे होंगे, और जिनके में कुछ नहीं मिला वो गरीब रहे होंगे। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पर भी गैर बराबरी थी, यहाँ पर भी असमानता विद्यमान थी। ठीक, दूसरा ये पूर्ण शवाधान प्रणाली हुई, यानी कब्रों में दफना दिया जाना। दूसरी थी आंशिक शवाधान प्रणाली। आंशिक शवाधान प्रणाली आंशिक शवाधान प्रणाली का मतलब है जब इंसान मर जाता था तो उसको क्या करते थे, उसको उठा के जंगल में फेंक देते थे, उठा के जंगल में फेंक देते थे, और जंगल में जानवर, पशु, पक्षी उसको नोच नोच के खा जाते थे। और जब उसका सारा मांस उतर जाता था, मतलब जानवर उसके सारे मांस को खा लेते थे, तब जो हड्डियां बचती थी उनको किसी स्थान पे जाके दफना दिया जाता था। इसको बोलते हैं आंशिक शवाधान प्रणाली। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आंशिक शवाधान प्रणाली से क्या अभिप्राय है, या सिंधु घाटी सभ्यता में आंशिक शवाधान क्यों किया जाता था, या आंशिक शवाधान क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, आदमी मर गया है, उसको उठा के जंगल में फेंक दिया है, जीव जंतुओं ने, पशु पक्षियों ने उसके शरीर को नोच नोच के खा लिया है, हड्डी हड्डी बची है उनको उठा के किसी स्थान पे दफना दिया है। ये आंशिक शवाधान प्रणाली है। दूसरा था दाह संस्कार प्रणाली। दाह
दाह संस्कार प्रणाली। दाह संस्कार प्रणाली का मतलब है कि इंसान मर गया, उसको जला देना, उसको जला देना। जैसा कि आज हिंदुओं में, सिखों में या और दूसरे समुदायों में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शवाधान प्रणाली यानी अंतिम संस्कार के 3 तरीके थे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल यानी कि वे जगह जो मुख्य रूप से पाई गई हैं, खोजी गई हैं, खुदाई हुई है और वहां से कुछ ना कुछ मुख्य तौर पे इंपॉर्टेंट मिला है। ठीक, तो समझने की बात क्या है, समझ रहे हो ना? समझने की बात यह है, जो सबसे पहले मिला वो था हड़प्पा। हड़प्पा, जिसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये कब मिली? 1921 में मिली। कैसे मिली? 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई की और उस खुदाई में हड़प्पा सभ्यता मिली। ठीक, और ये कहाँ मिली? ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिली? वर्तमान में जो जगह का नाम है रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे मिली। दूसरी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा नामक स्थल है, जो वर्तमान में रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के अंदर यहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली, यानी प्रमुख वस्तुएं क्या क्या मिली हम ये देख सकते हैं, क्योंकि सवाल पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा नामक स्थल से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले यहां से हमें श्रमिक आवास मिले हैं। श्रमिक आवास का मतलब होता है किसी जगह पर काम करने वाले कामगार होते हैं, यानी मजदूर होते हैं, उनका घर काम वाले स्थानों से काफी दूर होता है, तो इसलिए वो अपने घर न जाकर उन्हीं जगहों पर रुक जाते हैं जहां पर उनके काम करने की फैक्ट्री, कल कारखाने होते हैं, तो उनको श्रमिक आवास बोलते हैं। तो श्रमिक आवास मिले। दूसरा, अन्नागार, अन्नागार मिले। अन्नागार का मतलब है गोडाउन्स, यानी सिंपल भाषा में है तो गोदाम, यानी कुछ काम होता होगा, कृषि होती होगी, कारखाना होता होगा, वहां से कोई माल तैयार होता होगा, खेत से कोई सामान पैदा होता होगा, कोई फसल पैदा होती होगी, उसको गोदामों में भर दी जाती थी। तो अन्नागार यानी कि गोदाम मिले हैं। कहां से मिले हैं? हड़प्पा नामक स्थल से मिले हैं। ठीक। तीसरा, लकड़ी के ताबूत मिले हैं। लकड़ी के ताबूत, लकड़ी के ताबूत का मतलब है कई बार लोगों को दफना दिया जाता था ताबूतों में बंद करके, तो हमें वो ताबूत मिले हैं। ठीक। चौथी चीज जो हमें मिली है, हड़प्पा में बहुत सारे कब्रिस्तान मिले हैं। RH-37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मिले हैं। ठीक, ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, पहला तो हड़प्पा स्थान मिला। दूसरा स्थान मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से आपको याद आ रहा होगा, एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की जिसका नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो फिल्म थी वो मोहनजोदड़ो से ही संबंधित थी, और मोहनजोदड़ो से संबंधित थी, उसका नाम था मोहनजोदारो। ठीक, तो मोहनजोदड़ो जो स्थान मिला है 1922 में मिला है। इसकी जो खोज हुई थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की क्या करी थी? खोज करी थी। ठीक, और दूसरी बात यह है, मोहनजोदड़ो नामक के स्थान यानी मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है ना,
इसका जो मतलब होता है वो होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, यानी कि ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग मरे पड़े हों या दफनाए गए हों, इकट्ठा दफना दिया गया हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान से क्या क्या चीज मिली वस्तुएं। देखिए, मोहनजोदड़ो से जो मुख्य तौर पे मिला है, समझ रहे हो, मुख्य तौर पे जो मिला है वो मिला है अन्नागार, अन्नागार यानी कि खाद्य पदार्थों को रखने के गोडाउन्स, गोदान। दूसरा विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। हाँ जी, स्नानागार का मतलब अभी क्या बताया था, याद है क्या? बाथरूम, ठीक है ना, बाथरूम। तो स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, बाथरूम मिले हैं। दूसरी बात यह है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, जिसे आप नटराज की मूर्ति बोलते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये हमें यहां से कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली। फिर घर में कुएं मिले हैं, घरों में कुएं मिले हैं। इसके अलावा चौड़ी सड़कें मिली हैं, चौड़ी सड़कें मिली हैं, और पुरोहितों के आवास मिले हैं, पुरोहित आवास। पुरोहिती का आवास का मतलब पंडित पुजारी जो उस वक्त होते होंगे। हालांकि ये सूर्य देवता की उपासना पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मगर फिर भी वहां पे पुरोहित लोग थे, जो कि हमने बताया था 4 वर्गों में बटी हुई थी वहां की सामाजिक व्यवस्था। और 4 वर्गों में जो सबसे ऊपर था कौन था, विद्वान वर्ग। विद्वान वर्गों में पुरोहित लोग आते थे। तो इन पुरोहितों के आवास मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ऊंचे लोग होते थे, यानी ऊंचे लेवल के लोग थे, पुरोहित थे या राजा महाराजा थे, उनके घर ऊंचे स्तरों पर बने होते थे, और जो सामान्य जनता थी उनके घर नीचे बने होते थे, जिससे फर्क किया जा सके कि कौन राजा है और कौन ऊंचे स्तर का है, ठीक है, और कौन प्रजा है, नीचे स्तर की है। तो इस तरह का फर्क वहां पे देखने को मिलता है। मगर ये राजा और प्रजा के बीच का फर्क है, ना कि लोगों का लोगों से फर्क है। ठीक जैसे आज के जमाने में होता है कि भैया आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, इस तरह का वहां पे डिवीजन नहीं देखने को। क्लियर? तो ये था मोहनजोदड़ो, यहां से ये मिला है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कि देखो, पहले तो मैं भूल गया कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अब हम बात करते हैं तीसरा स्थल जो प्रमुख है, वो है चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो, ये चुनहुदड़ो जो है ये हमें मिला कहां से, सिंधु नदी के किनारे मिला है, सिंधु नदी के किनारे मिला। दूसरी बात, इसकी जो खोज है वो खोज किसने की, गोपाल मंजूमदार ने की, गोपाल मंजूमदार ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनहुदड़ो से जो हमें मिला है वो मिला है दुर्ग रहित शहर, दुर्ग रहित शहर, यानी ऐसा शहर जिसमें किले नहीं थे। दुर्ग का मतलब होता है किला, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई किला नहीं था। ठीक, दूसरी बात यहाँ से औद्योगिक शहर मिला है। औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर का मतलब है ऐसा शहर जहां पे कल कारखाने, काम धंधे या जॉब के काम के अवसर ज्यादा होते हैं, ऐसे शहरों को औद्योगिक शहर कहते हैं।
आज के ज़माने में अगर आप औद्योगिक शहरों को समझोगे तो जैसे मुंबई, कोलकाता, ठीक है, दिल्ली, और आपका ये साउथ में आपका पड़ता है बेंगलोर, चेन्नई। तो जैसे शहर हैं ये औद्योगिक शहर हैं, वैसा ही शहर चुनहुदड़ों से मिला था, ठीक है, और ये सिंधु नदी के किनारे मिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं मिली हैं, वस्तुओं में जो सबसे प्रमुख है शीशा, शीशा मिला है, गुड़ियाँ मिली हैं, कुत्ते बिल्लियों के पैरों के निशान मिले हैं, कुत्ते बिल्लियों के पैरों के निशान मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें चुनहुदड़ों से मिली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हो गया, कैसे हो गया। अगर इतनी विशाल सभ्यता थी तो इतनी विशाल सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसका पतन कैसे हो गया, क्यों ये समाप्त हो गई। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण है, इसके पतन के कई कारण माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पतन कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण माना जाता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारणों में माना जाता है कि जो सिंधु घाटी, सिंधु थी, रावी थी, सतलज थी, इन नदियों में बाढ़ आई होगी। बाढ़, पहला कारण है बाढ़। बाढ़ कहाँ, सिंधु, सतलज, रावी, इन नदियों में बाढ़ आई होगी और इस बाढ़ के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग मर गए होंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये माना जाता है कि यहाँ पे अकाल पड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों की पाए गए हैं कंकाल, कुछ कहीं और कुछ कहीं, तो भूखे प्यासे वो मर गए होंगे। कुछ जानवरों के भी कंकाल पाए गए हैं, जैसे भैंस आदि के। तो इससे पता चलता है कि अकाल पड़ा होगा और वो सूखे में, अकाल में भूखे प्यासे मर गए होंगे। तीसरा कारण माना जाता है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण, इसमें माना जाता है कि आर्यंस के आने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता जीवित थी, लेकिन जो आर्यंस थे वो बहुत ज्यादा क्रूर प्रवृत्ति के थे। वो आए और उन्होंने आकर चौतरफा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर हमला किया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक। और जो कुछ लोग बचे, वो लोग मारे गए विस्थापन के कारण। विस्थापन के कारण, विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना। जब युद्ध हुआ होगा, यानी आक्रमण हुआ होगा, या अकाल पड़ा होगा, या बाढ़ आई होगी, ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर किसी स्थान से दूसरे स्थान पर भागे होंगे। जाहिर है कि अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए तो हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। आज हमारा यहाँ सब कुछ है, काम धंधा, रोजी रोटी, स्कूल, सारा चीज हमारे यहाँ से चल रही है, और सडनली आपको भागना पड़ जाए यहाँ से जान बचा के किसी अनजान जगह, तो सबसे पहली चीज आपका काम धंधा गया। दूसरा, जो आपका रहने सहने का ठिकाना था, सोने का ठिकाना था, सर को छुपाने का ठिकाना था, वो गया। तीसरी चीज है जो आपकी स्कूल एजुकेशन वगैरह चल रही है, वो गया। चौथी चीज है जो आपको खाने पीने को मिल रहा है, वो गया। तो अब आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, किसी ने आपको कुछ दे दिया तो आपने खा लिया, आप कुछ जीवित रह गए। लेकिन जब बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं तो ये आपस में ही एक दूसरे का छीन झपट के खाना शुरू कर देते हैं और इसमें इनकी एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, परिणाम स्वरूप कुछ और लोग मारे जाते हैं। तो बाढ़ के कारण, अकाल के कारण और आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई होगी, और जो कुछ लोग बचे होंगे इन तीनों से, वो विस्थापन के कारण मारे गए होंगे। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। आज के चैप्टर में इतना ही। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप कल क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब वालों के लिए
ये वाला ऑप्शन नहीं है कि कुछ पूछ लें। हाँ, कमेंट में जरूर बता सकते हैं हमें कि उन्हें कुछ पूछना है, तो हम उनके लिए एक सेशन तैयार करके एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, जय हिंद।